नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में आज हम नोटबंदी के पिछले 30 दिनों का विश्लेषण करेंगे। बताएंगे कि महीने भर लाइन में लगने के बाद हिंदुस्तान के आम आदमी को, आपको, मुझको, हम सबको क्या मिला, 30 दिन में धंधे पानी का क्या हुआ। लेकिन पहले बात उस झटके की जो हिंदुस्तान के आम आदमी को आज रिजर्व बैंक से मिला। नोटबंदी के ऐलान के बाद 30वें दिन आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद टूट गई है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार जनता की पाई पाई का हिसाब देने की बात करते हैं, ब्याज दरें कम होने की बात करते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद आज जब आरबीआई ने मौद्रिक समीक्षा की तो उससे लोगों को बस निराशा हाथ लगी। आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं घटाई है। नोटबंदी के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने ऐलान किया था कि नोटबंदी से देश के आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे। पैसे जमा हो गए, इन बैंकों में 5 लाख करोड़ रुपया आया है, आगे भी आएगा। बैंक वाले क्या करेंगे इसको? क्या डिब्बे में बंद रखेंगे क्या? उनको बाजार में देना पड़ेगा, लोगों को कुछ खरीद पड़ेगी। कोई नाई की दुकान करना चाहता है तो लोन देनी पड़ेगी, धोबी की दुकान करना चाहता है लोन देनी पड़ेगी, कपड़े की दुकान करना चाहता है, बर्तन की दुकान करना चाहता है, लोन देनी पड़ेगी। और इतने सारे पैसे निकालने के लिए उनको ब्याज भी कम करने का पड़ेगा। भाइयों, कम ब्याज में रुपया गरीब और मध्यम वर्ग को मिलने वाला। हिंदुस्तान का बड़ा मिडिल क्लास बैंकों की लाइन में बड़ी उम्मीद के साथ खड़ा था कि थोड़े दिन की तकलीफ के बाद घर की ईएमआई कम हो जाएगी। जिनके पास अपना घर नहीं है वो भी उम्मीद के साथ नया घर खरीदने का सपना देख रहे थे। देश का आम आदमी रिजर्व बैंक की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा था कि शायद आज ईएमआई का बोझ कुछ हल्का हो। लेकिन रिजर्व बैंक ने कर्ज पर ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। रिजर्व बैंक से जब नोटबंदी के 30वें दिन भी कोई अच्छी खबर नहीं आई तो देश के लोग मायूस हो गए। सर, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सही निर्णय नहीं है आरबीआई का और इस भारत सरकार के। मेरे अकॉर्डिंग ये सही निर्णय नहीं है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है। मैं जो कमाता हूँ वो जमा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलेगी, जिससे कि मैं अपना खर्चा पानी जो है सब चला सकूँ, सब मैनेज कर सकूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा जमा करके बहुत दिन तक छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा बैंकों से ब्याज दरें मिलती रहेंगी, लेकिन उसमें भी कमी कर गए। फिलहाल जो ब्याज दरें जो कम हुई है, ब्याज में तो क्या पब्लिक का ही नुकसान होगा। जिसको जो है 4 रुपए मिल रहा था अब 1 रुपए मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा, तो इसलिए इस हिसाब से तो जो है नुकसान है पब्लिक का। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती क्यों नहीं की। पहली वजह, गेहूं, चना और चीनी जैसे खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। तेल उत्पादक देशों ने जनवरी से कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती से महंगाई के बढ़ने के चांस बढ़ जाते। दूसरी वजह, रिजर्व बैंक फिलहाल नोटबंदी के फैसले के असर को कुछ और वक्त देखना चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेने के मूड में है। तीसरी वजह, दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भी एक बड़ी वजह रही। गवर्नमेंट में वो फैसला लिया गया है, जिन जिन सेक्टर में प्रॉब्लम्स थे, टेक्सटाइल सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, जिन जिन सेक्टर स्ट्रेस थे, जिन जिन सेक्टर में ग्रोथ की चांसेस थे, वहां पे तो जो पॉलिसी डिसीजन लेनी थी गवर्नमेंट में वो सारे पॉलिसी डिसीजन ली गई है। और गोइंग फॉरवर्ड लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन रिजर्व बैंक के ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का मतलब नहीं है कि बैंक अपने स्तर पर ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद से बैंकों में उम्मीद से ज्यादा कैश जमा हो गया है। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने जमा रकम पर ब्याज दरों में कटौती की है। ऐसे में बैंकों पर अब लोन की ब्याज दरों को कम करने का दबाव बढ़ेगा। मतलब भले ही रिजर्व बैंक से खुशखबरी नहीं आई हो, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही आपके बैंक से ईएमआई कम होने वाली खुशखबरी जल्द मिल जाए। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मतलब सादी भाषा में कहा जाए, ब्याज दरें कम नहीं की गई हैं, रिपो और रिवर्स रिपो में कोई फर्क नहीं किया गया है, तो आपकी ईएमआई भी कम नहीं होंगी। लेकिन आम आदमी प्रधानमंत्री ये कह रहा है अभी लोन मत दो,
हमारी नकदी तो दे दो। एटीएम में खड़ा होता हूं, बैंक में जाके खड़ा होता हूं, वहां पर पैसा ही नहीं मिलता है। हम दरअसल कैशलेस हो गए हैं। बैंकों में कैश नहीं, एटीएम में कैश नहीं, हमारी जेब में कैश नहीं। अब दूसरे झटके की बात, रिजर्व बैंक ने आज साफ कर दिया है कि 12 लाख करोड़ रुपए मूल्य के पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। अब आपको हम लगातार बता रहे हैं, एक महीने से कुल 500 और 1000 नोट की वैल्यू जो थी वो 14,17,000 करोड़ रुपए है। उसमें से 12 लाख करोड़ रुपए पहले ही आ गए, अभी 23 दिन बचे हुए हैं। यानी कि ये सारा पैसा आ गया तो वो ब्लैक मनी काले धन की जो बात कर रही थी सरकार, वो थियोरी ही पूरी तरह से पंक्चर हो जाएगी। देखिए, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं। 500,000 रुपए के नोटों के ढेर से बैंक भर गए हैं। नोटबंदी के बाद बड़े नोट इतनी मात्रा में बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाएंगे, इसका शुरू में न सरकार को अंदाजा था न बैंकों को। लेकिन आज रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि 12 लाख करोड़ रुपए के पुराने बड़े नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। The old notes that have come back, it amounted to, as of now, 11 lakh crores, 11.85, almost 12 lakh crores, we can say. रिजर्व बैंक के गवर्नर से पहले देश के राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार चाहती है कि 500 और 1000 रुपए के रूप में बंद की गई सारी करेंसी बैंक में जमा हो जाए, ताकि लेन देन और टैक्स के रूप में कालेधन के जमाखोरों पर नजर रखी जा सके। मतलब सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगा। नोटबंदी पर आज फिर संसद नहीं चली, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी को लेकर सरकार से 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, कैश के चक्कर में 84 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, राजस्व सचिव ने कहा कि सारी करेंसी वापस आ गई है, तो फिर काला धन कहां है? तीसरा सवाल, रिजर्व बैंक ने पिछले 10 दिनों से कैश को लेकर आंकड़ा क्यों नहीं दिया? सरकार का कहना है कि बैंकों में पैसा है, अगर ये सही है तो फिर एटीएम में पैसा क्यों नहीं है? पॉलिसी, इस नीति की वजह से सरकार की जो बगैर सोचे समझे, बगैर पैसा का इंतजाम किए, बगैर बैंकों में उसका इंतजाम किए हुए, बगैर एटीएम में उसका इंतजाम किए हुए, और हिंदुस्तान के कितने गांवों में, कितने देहातों में एटीएम है, उसका ध्यान न रखते हुए ये इतनी बड़ी स्कीम लाई, जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल यह था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? संसद में चल रहे नोटबंदी पर गतिरोध को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों की सदन को चलने देने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। आडवाणी ने कहा कि जो लोग सदन में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें स्पीकर को बाहर कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, हंगामा करने वालों की सैलरी भी काटनी चाहिए। नोटबंदी पर संसद के दोनों सदनों में संग्राम चलता रहा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नोटबंदी को लेकर सरकार से पूछा कि जब सारा पैसा बैंकों में जमा हो रहा है तो वित्त मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? रेवेन्यू सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को लेकर कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सारा पैसा बैंकों में आ गया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे यहाँ पे, वो इसको कम से कम खड़े होकर कंफर्म तो करें कि क्या सिचुएशन है, कितना पैसा बैंक में आया है और कितना कन्वर्जन हुआ है, तो उससे कम से कम देश के सामने बात सामने जाए जो उन्होंने उठाई, बहुत महत्वपूर्ण। जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष अगर नोटबंदी पर चर्चा चाहता है तो बिना शर्त शुरू करे। प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे। There is no practice in this house, not a single practice, that a member says, when I speak, I want the Prime Minister to be present when I speak. Now, you may have a right to assume that importance yourself, but there is no such precedent in this house since 1952. लेकिन सवाल यही है कि आखिर काला धन कहां है?
जब 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब 15,44,000 मूल्य के बड़े नोट बाजार और बैंकों में थे। मतलब 8 नवंबर की रात बैंकों और एटीएम में करीब 70,000 करोड़ रुपए थे। बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक में जमा होने वाली रकम यानी सीआरआर भी 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। नोटबंदी से पहले सरकार की सोच थी कि सिस्टम में करीब 30 से 35% बड़ी करेंसी कालाधन है, जो नोटबंदी के बाद सिस्टम से बाहर हो जाएगी। सरकार को बैंकों में 10 लाख करोड़ मूल्य के 500,000 रुपए के नोट जमा होने की उम्मीद थी। 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी के बैंकों में नहीं पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से बैंकों में 12 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, उससे यही लग रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में चल रहा 500 और 1000 का एक नोट बैंकों में पहुंच जाएगा। अब लोग घरों में गलती से छूटे नोट को बैंक में जमा करने के लिए खोज रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने जिस काले धन का हिसाब लगाया था, वो कहां गया? क्या देश के भीतर काला धन था ही नहीं, या फिर अलग अलग खातों में छोटी छोटी रकम के तौर पर बैंकों में जमा हो गया? मनीष कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यहां तो चूहिया भी नहीं निकली है। अब सारा पैसा ही वापस आ गया, तो काला धन कहां है? किस काले धन की बात हो रही थी? नोटबंदी की फिर वजह क्या थी? ये नीति क्यों अपनाई गई? और नोटबंदी के महीने भर बाद भी देश, आप, मैं, हम सब कैश के लिए लाइन में खड़े हैं। सरकार ने दावा किया था कि 2-3 हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन नोटबंदी के बाद के पहले दिन और आज के दिन में कोई फर्क नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि हिंदुस्तान कब तक ऐसे ही लाइन में खड़ा रहेगा? नोटबंदी के बाद से बैंकों के बाहर रोजाना ऐसे ही लाइन लग रही है। 30 दिन में कुछ भी नहीं बदला। देश के ज्यादातर एटीएम कैशलेस पड़े हैं। 30 दिन में कुछ भी नहीं बदला। बैंक और एटीएम के बाहर कैश के लिए हाथापाई तक हो रही है। 30 दिन में कुछ भी नहीं बदला। 8 नवंबर से ही कैश की टेंशन में हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं। 30 दिन में लोगों की टेंशन कम नहीं हुई। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आपको कैश क्यों नहीं मिल रहा, आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों के एटीएम का क्या हाल है। नोटबंदी के 29वें दिन में मुंबई के ज्यादातर एटीएम खाली हैं। जिन एटीएम से कैश निकल रहा है, वहां लंबी लाइन है। लोग एटीएम से कैश निकालने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर से मुंबई पहुंच रहे हैं। ज्यादातर को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, और जो एटीएम चल रहे हैं, वहां से सिर्फ 2,000 रुपए के नोट निकल रहे हैं। नोटबंदी का आज 29वां दिन है, लेकिन बैंकों में कतारें बहुत ज्यादा कम नहीं हुई हैं। इस वक्त मैं बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के ठीक बाहर मौजूद हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि ये एटीएम है। हालांकि इसमें दिखाया जा रहा है कि दिस एटीएम इज आउट ऑफ कैश। अभी तक इस एटीएम में कैश नहीं आया है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर कैश आएगा, वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे और फिर पैसे निकालेंगे। तमाम जगह एटीएम का हमने जायजा लिया, लेकिन ज्यादातर जो एटीएम है वो बंद दिखाई दे रही हैं। मुंबई जैसा ही हाल दिल्ली का भी है। नोटबंदी के बाद से लोग मॉर्निंग वॉक की जगह एटीएम वॉक कर रहे हैं। 7 दिसंबर बुधवार का दिन है। इस वक्त हम आउटर सर्कल के कुछ बैंक हैं मेरे पीछे, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सिर्फ एक ही बैंक की लाइन है, जो इंडियन बैंक का एटीएम है। ये तमाम लोग जो एक लंबी कतारें देख रहे हैं, ये इंडियन बैंक के एटीएम से निकालने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि कल 8 दिसंबर है, यानी कि नोटबंदी के बाद पूरा 1 महीना होने जा रहा है। लोगों की सोच क्या है, बैंकों का हाल क्या है, हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम आपको कोटक बैंक, जो महिंद्रा बैंक है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैंक में हालांकि कतारें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो एटीएम है अंदर, वो एटीएम काम नहीं कर रहा। वहां पर नो कैश लिखा हुआ है। हालांकि आज 7 दिसंबर है, लेकिन फिर भी अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर कैश नहीं है। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में लोग कैश के लिए परेशान हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि हालात कब ठीक होंगे, उनकी जिंदगी कब सामान्य होगी।
आज नोटबंदी का 29वां दिन है। इस वक्त मैं पटना के बेली रोड में SBI बैंक में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, लेकिन पहले से काफी कम हुई है भीड़। लोग थोड़ा सा राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, कारण कल जो लाइनें थी यहाँ पर वो ज्यादा थी। आज कल के अपेक्षा लाइनें थोड़ी कम हुई है। हालांकि लोगों से अब जानते हैं कि क्या उनकी परेशानी अब भी है, बनी हुई है परेशानी। थोड़ा बहुत है और बहुत तो परेशानी है ही, बस ऐसे पहले से कुछ हद तक ठीक हुआ। लेकिन जब रिजर्व बैंक से पूछा गया कि हिंदुस्तान के ज्यादातर ATM खाली क्यों हैं, तो जवाब गोलमोल आया। The Reserve Bank and the central government run note presses are working to their full capacity and all efforts are being made to reach the notes to every part of the country. रिजर्व बैंक का साफ साफ कहना है कि 4 लाख करोड़ के नए नोट सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब लोगों को दिए जा चुके हैं। What we have done over the last 2 weeks is recalibrated our production towards the 500 and the 100s. And once that happens, the circulation of the 2000s will also go up. And we will see the benefits of those coming in the coming days as the production supplies reach the banks. ऐसे में सवाल उठता है कि जब 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों और ATM के जरिए लोगों को दिए जा चुके हैं, तो फिर इतनी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? देश के 70% से अधिक ATM कैशलेस क्यों पड़े हैं? बैंकों के बाहर 2-3 घंटे बाद ही नो कैश का बोर्ड क्यों लग जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। तो एक तरफ याद कीजिए 8 नवंबर को किस तरह का मंजर था, किस तरह की तस्वीरें थी, और आज 7 दिसंबर की भी तस्वीरें आपको मैंने दिखाई। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन पिछले 30 दिनों में शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। लगातार वो लोगों से अपने मन की बात करते हैं। पहले बात थी नोटबंदी के फैसले के पीछे वजह बताई जा रही थी काले धन पर लगाम लगाना, काले धन पर नकेल कसना। लेकिन अब काला धन, ब्लैक मनी कम और कैशलेस शब्द ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 6 भाषणों की कुछ खास लाइनें आपको सुनवा रहा। 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 8 नवंबर की रात को नोटबंदी का ऐलान किया, तो सबसे ज्यादा जोर ब्लैक मनी के खात्मे पर था। प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराया कि भ्रष्टाचार पर चोट करने का वक्त आ चुका है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री 12 नवंबर को जापान यात्रा से लौटकर गोवा पहुंचे। यहां जबरदस्त भाषण दिया। इस दौरान वे भावुक भी हुए और आक्रामक भी। प्रधानमंत्री ने लोगों से 50 दिन मांगे। 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। इस बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कैश की किल्लत और शादियों के मौसम में हर तरफ हो रही दिक्कत से लोग परेशान थे। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद में कहा कि सरकार को जनता की पूरी फिक्र है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, छूटछाट बढ़ानी है तो बढ़ाऊंगा, व्यवस्था में सुधार करना है तो करूंगा। हम ऐसे कोई लकीर के फकीर लोग नहीं है। सरकार ने इस बीच कई कदम उठाए, लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले। 27 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। इसमें उन्होंने कैश की दिक्कत से ज्यादा कैशलेस होने की बात की। हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें थे, तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी।
अब तक सारी बातें होती रही हैं, लेकिन कतार खत्म होने पर ज्यादा बातें नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद में 3 दिसंबर को इस पर भी खुलकर बात की। ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। अब देखना यह है कि आखिरी कतार कब तक खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये जो आखिरी कतार लगाई गई, ये कतार काले धन पर नकेल कसने के लिए थी या कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए? प्रधानमंत्री जी, काला धन तो कहीं आता दिख नहीं रहा है। वो पूरे के पूरे नोट 14,17,000 करोड़ रुपए के जो नोट थे वो तो आ जाएंगे 30 दिसंबर तक। कैशलेस सोसाइटी बनाना था तो वो तो बिना नोटबंदी के भी बनाई जा सकती थी। वैसे महीने भर की नोटबंदी में कम से कम 30 दफा बदलाव भी किए गए, कानून में बदलाव किए। कभी 4,000 निकाल सकते हो, कभी 4,500 निकाल सकते हो, नहीं 2,000 निकाल सकते हो, नहीं 20,000 निकाल सकते हो, नहीं 24,000 निकाल सकते हो। इस तरह के भी लगातार बदलाव किए गए और इसके चलते ज्यादातर कारोबार, देश के ज्यादातर कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खुद रिजर्व बैंक ने भी माना है कि नोटबंदी की वजह से खुदरा कारोबार, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ा है, जहां कैश में, नकदी में ज्यादा लेन देन होता है।